Welcome to Daily Current Affair. Today is 30th of March 2023. The question is researcher dash dash researcher develop pocket friendly device to detect adulteration in milk. ठीक है, adulteration in milk मतलब क्या होता है, जो मिल्क के अंदर हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम बहुत सारी मिक्सिंग करके इस चीज़ की मिक्सिंग करते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, सोप डाल देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, यूरिया, स्टार्च, सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हम मिल्क के अंदर डाल देते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो उसे बेचने में, ठीक है। तो इसमें जो मिक्सिंग होती है मिल्क में उसको चेक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि इस मिल्क में कितनी हमारे पास मिक्सिंग हुई है, ठीक है, कितनी मिक्सिंग हुई है, क्या क्या मिक्स हुआ है, ये सब कुछ हम अब जान सकते हैं। एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है वो बनाया है आईआईटी मद्रास ने। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास के रिसर्चर ने एक डेवलप किया है 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है। ये पेपर के ऊपर पेपर बेस्ड एक पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक है, 3D पेपर बेस्ड, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये क्या जान सकते हैं, अडल्ट्रेशन इन मिल्क, मतलब कि मिल्क के अंदर कितनी मिलावट है, ठीक है। तो विद इन 30 सेकंड हम ये जान सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो दूध की एक बूंद ही काफ़ी है, ठीक है, एक छोटी सी बूंद 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड सैंपल ऑफ मिल्क का चाहिए, इस पेपर के ऊपर डालेंगे और कुछ टाइम के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी जो है वो मिक्सिंग है। किस चीज़ की मिक्सिंग हम दूध में करते हैं, डिटर्जेंट की, ताकि क्या हो, जो दूध है ना हमारे पास कम होता है, इसमें ये क्या हम लोग क्या मिला देते हैं, डिटर्जेंट, सोप, यूरिया, स्टार्च, सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसके बेचने में क्या हो जाता है, लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए, चेक करने के लिए कि कितनी मिलावट है दूध में, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ से बचाने के लिए लोगों को ये जो डिवाइस है ये बनाया गया है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी हम किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटर के लिए कि इसमें कितनी मिक्सिंग है, फ्रेश जूस में कितनी मिक्सिंग है, मिल्क शेक्स जो बनाते हैं हम शॉप्स में उसमें कितनी मिलावट है, तो ये सारी की सारी मिलावट जो हो वो जांच सकते हैं। ये जो डिवाइस बनाया है पेपर बेस्ड डिवाइस, 3D पेपर बेस्ड डिवाइस ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। सो विच कंट्री अनाउंसेस आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस डिजीज़, ठीक है, दैट इज़ बी तंजानिया। तो तंजानिया जो एक देश है वहाँ पे एक डेडली डिजीज़ आया है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस। आपने काफ़ी टाइम पहले इसका नाम भी सुना होगा कि अफ्रीका में एक बीमारी आ रही है जिसका नाम है मारबर्ग, ठीक है। ये एक वायरस डिजीज़ है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा बुखार आ जाता है लोगों को और इससे डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो तंजानिया इससे ग्रसित है, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया तंजानिया की कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं मारबर्ग डिजीज़ के, ठीक है। तो ये एक तरह का हेमोरहैजिक फीवर है, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये बोला है कि थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन द कंट्री अराउंड 161 पीपल, जो 161 पीपल है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनमें क्या हो सकता है, मारबर्ग वायरस हो सकता है, जो कि अगर ये लोग और लोगों के बीच में जाएंगे तो उनको भी ये वायरस जो है अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मारबर्ग वायरस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला है जो मारबर्ग है ना ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, मतलब कि वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा हेमोरहैजिक फीवर आ जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, 100 में से इसमें ओनली 12 लोग ही बच जाते हैं, ठीक है, बच पाते हैं इस डिज़ीज़ से। मतलब 100 में से जो 88% लोग हैं, 100 में से जो 88 लोग हैं वो मर जाते हैं इस डिज़ीज़ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेडली डिज़ीज़ है। तो मारबर्ग को जिस तरह से इबोला नाम की एक बीमारी है ना, बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरस था वो भी, ठीक है। तो ये मारबर्ग उसी की श्रेणी में आता है, ठीक है, और उतना ही डेडली है। तो और यहाँ पे कोई भी हमारे पास इसकी ना तो कोई ड्रग है ना तो कोई वैक्सीन है, ठीक है, और इसको हम बस एक तरह से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम बचा सकते हैं खुद को सेफ्टी के साथ रह के, ठीक है। तो जो ये मारबर्ग वायरस है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वो फैल रहा है। पीछे जैसे केन्या, कोंगो, अंगोला, साउथ अफ्रीका और युगांडा में ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है।
ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, मार्बर्ग जो वायरल डिजीज़ है उसका आउटब्रेक अभी अभी तंजानिया में मिला है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर आता है, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होती है, मसल पेन होती है, पेट में दर्द होती है, क्रैम्पिंग होती है, ठीक है, नोज़िया भी हो जाता है, वोमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये हैं इस चीज़ के सिम्टम। अब अभी आपको इनमें से कोई भी पेन हो तो आप ये मत सोच लेना कि आपको मार्बर्ग डिजीज़ है, ये अभी अफ्रीका में ही चल रहा है। ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। किस किस वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, अगर किसी इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो किसी दूसरे पर्सन को लग जाए, ठीक है, फ्लूइड लग जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये वायरस आ सकता है। एक जगह से, जैसे हमारे पास जो चमगादड़ की जो कॉलोनीज़ होती है, अगर वहाँ पे हम चले जाएं, चमगादड़ से मोस्ट कॉमनली ये फैलता है लोगों में। ठीक है। और जिस तरह से जो अफेक्टेड पीपल है उसका अगर सलाइवा, स्वेट, ठीक है, और उसकी बॉडी से कोई भी निकलने वाला जो लिक्विड है उसको हम छूते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या चला जाता है, ये हमारी बॉडी में भी एंटर हो जाता है और हमें क्या हो सकता है, मार्बर्ग डिसीज़ जो है वो हो सकती है। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है, एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसके द्वारा इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के थ्रू, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस के थ्रू, वायरस आइसोलेशन बाय कल्चर के थ्रू, एंड देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मार्बर्ग डिजीज़ येट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपने जो ये ऊपर वाली चीज़ें हैं ये सारी की सारी याद रखनी है। Who launched National Rabies Control Program NRCP to फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज़। तो रेबीज़ नाम की एक बीमारी होती है, उससे बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। ठीक है। अब रेबीज़ किस वजह से होता है, जब हमारे पास क्या होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, बिल्ली होती है और जो बंदर होते हैं, अगर वो किसी पर्सन को काट देते हैं ना तो वो एक तरह का वायरस छोड़ देते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम रेबीज़। ठीक है। तो रेबीज़, तो इससे बचने के लिए नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, जितने भी हमारे पास रेबीज़ वैक्सीन है वो फ्री में लगाई जाएगी। अगर किसी को कुत्ता काट देता है, मंकी बंदर काट देता है, बिल्ली काट देती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पे रेबीज़ की वैक्सीन्स हैं उसको हमें लगाना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, लोगों को एनिमल बाइट के बारे में, ठीक है, कौन सी बाइट पे हमें रेबीज़ हो सकता है, किस तरह की बाइट से हो सकता है और किस किस एनिमल की बाइट से हो सकता है, तो इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन और फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करना। ठीक है। और strengthening monitoring of reporting of animal bites and rabies death and awareness about the prevention of rabies, मतलब कि जो रेबीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो ये सारे के सारे काम हमारे नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो रेबीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। रेबीज़ डॉग्स, कैट और मंकी के काटने की वजह से उनका जो सलाइवा है उसमें एक वायरस होता है, उसकी वजह से हमें वो बीमारी हो जाती है। ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय द रेबीज़ वायरस ऑफ लाइसा वायरस जीनस ऑफ द राइबडोवायरलाइड फैमिली। ठीक है। ये जो फैमिली है, इनकी फैमिली है ये। ठीक है। इट इज़ ए RNA वायरस। ठीक है। RNA का एक वायरस होता है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स 99% ऑफ द केसेस इन ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय द डॉग बाइट। सबसे ज़्यादा जो कुत्ते ही काटते हैं लोगों को, तो 99% जो रेबीज़ के जो आते हैं, केसेस आते हैं, वो कुत्तों की बाइट के कारण ही आते हैं। अब रेबीज़ इज़ 100% फैटल एंड 100% प्रिवेंटेबल। ठीक है। 100% हम इसको क्योर कर सकते हैं वैक्सीन्स के थ्रू। जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली, मंकी आपको काटे तो आप सीधे चले जाओ हॉस्पिटल, वहाँ पे वैक्सीन्स के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इंडिया अकाउंट्स 33% ऑफ द ग्लोबल रेबीज़ डेथ। ठीक है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो 33% डेथ है ना वो इंडिया में रेबीज़ के थ्रू होती है। मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर 100 डेथ होती होगी, ठीक है, किसके थ्रू, रेबीज़ के थ्रू, तो उसमें से 33 अकेले इंडिया में होती है। तो इससे बचने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई डाटा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में ही काटते हैं लोगों को, और रेबीज़ के थ्रू जो है इंडिया में लोगों की डेथ होती है सबसे ज़्यादा रेबीज़ के थ्रू। तो नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसको बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 28 सितंबर को आपने याद रखना है,
ठीक है। ये अवेयरनेस डे होता है रेबीज़ के लिए, ठीक है, ताकि हम जो रेबीज़ वायरस है उससे हम अपने आप को क्या कर सकें, बचा सकें। Who becomes first person to swim from गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये दोनों को दोनों कहाँ पे आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया एंड एलिफेंटा केव्स ये आती हैं महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर, ठीक है। अब इसके बीच में जो एलिफेंटा केव है और गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पे समुद्र है बीच में, ठीक है, और ये 16.20 किलोमीटर का समुद्र है, ठीक है। इसको जो है वो स्विम करके तैर के पार किया है, उनका नाम है डी कृष्ण प्रकाश। तो इनको हम आयरन मैन भी बोलते हैं और ये आईपीएस ऑफिसर भी है कृष्ण प्रकाश। इन्होंने कहाँ से गए थे, ये गेटवे ऑफ इंडिया से गए, जो कि छत्रपति शिवाजी मार्ग इन साउथ मुंबई में है, एंड एलिफेंटा केव्स जो कि एलिफेंटा आइलैंड मुंबई में स्थित है, वहाँ तक ये तैर के चले गए। और ये इन्होंने ये पहली बार किया है, मतलब कि किसी भी पर्सन ने ये पहली बार किया है। ये 16.20 किलोमीटर का ये लॉन्ग रन था। इसके लिए इन्होंने 5 घंटे और 26 मिनट तक तैर के वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो और ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है इन द वीआईपी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन मुंबई, ठीक है। तो द एक्सपेडिशन वॉज डेडिकेटेड टू द ड्रोनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। तो आपने इनका नाम याद रखना है, कृष्णा प्रकाश। ये पहले इंसान बन गए हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स तक तैर के गए हैं, जो कि 16.20 किलोमीटर का रास्ता है, और इसके लिए उन्होंने 5 घंटे और 26 मिनट लगाए। अब गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, 1924 में, ठीक है। एक मोनूमेंट है ये मुंबई में, विच वॉज कम्प्लीटेड इन 1924, ठीक है। और ये अरेबियन सी के पास जो है ये है, ठीक है। इट वॉज डिज़ाइंड इन 1911, ठीक है। वो जो 1911 में आपको पता है कि दिल्ली दरबार होना था 1911 को, तो किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी यहाँ पे आने थे इंडिया में, तो उन्हीं के लिए उन्हीं को ये डेडिकेट किया गया था 1911 में, तब से इसको डिज़ाइन किया गया था, और 1924 में ये पूरा बना हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। अबाउट एलिफेंटा केव्स, जो एलिफेंटा केव्स है ना, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको दर्जा दिया गया है। इसमें हमारे पास रॉक कट आर्ट है, आर्किटेक्चर है फ्रॉम मेडिवल इंडिया, ठीक है, बहुत पुराना, मतलब कि 700-800 साल पुरानी जो रॉक कट आर्ट आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे है। इसी वजह से इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, ठीक है। एलिफेंटा केव्स ऑफ गरनपुरी आइलैंड इज सिचुएटेड 11 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई सिटी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लिटरेरी अवार्ड बाय फोसवाल, ठीक है, दैट इज़ ए शेख मुजीबुर रहमान। सो शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के थे, ठीक है। ये बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश के हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ सार्क, ठीक है, ये सार्क की एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फोसवाल, ठीक है। मतलब क्या है इसका, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, इसका पूरा का पूरा मतलब ये है। तो ये आपने याद रखना है, इसका नाम वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, फोसवाल। इन्होंने ऑनर किया है किसको, बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, विद अ स्पेशल लिटरेरी अवार्ड फॉर हिज ट्रायलॉजी अनफिनिश्ड मेमोरीज, द प्रेजेंट डायरी एंड द न्यू चाइना 1952। तो उन्होंने 3 लिटरेचर लिखे हैं, ठीक है। उनका नाम है अनफिनिश्ड मेमोरीज, द पर्सन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952। तो ये तीनों के तीनों जो है इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। इसके लिए इनको क्या अवार्ड मिला है, लिटरेरी अवार्ड दिया गया है बाय फोसवाल। फोसवाल का मतलब है फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, ठीक है। तो इनको तो अबाउट सार्क के बारे में, सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन जो फोसवाल है उसके बारे में कुछ जानते हैं। ये 1987 में बनाया गया था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने बनाई है, सार्क कंट्रीज़ ने बनाई है। अब सार्क कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, इसमें आती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। तो ये 7 कंट्रीज़ जो है सार्क में आती है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में, और सार्क जो है 1985 में आया था, और 1987 में हमने ये फाउंडेशन बनाई दी थी फोसवाल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो भी हमारे पास ये सार्क के 7 देश है ना, इसमें जितने भी हमारे पास लिटरेचर का काम होगा, बहुत ही अच्छा लिटरेचर का काम होगा, उसमें जो है ये अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड जो है किसी एक पर्सन को दिया जाएगा। तो इस साल का जो लिटरेरी अवार्ड है फोसवाल का, वो दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे, ठीक
ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने जो जितनी भी लिटरेचर है, कल्चरल है एंड डायलॉग है, उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करना है बिटवीन द सार्क कंट्रीज़। तो ये इसमें जो सार्क कंट्रीज़ के जो लिटरेचर है, कल्चरल है, ठीक है, और डायलॉग्स हैं, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। अबाउट बांग्लादेश का पता ही आपको, ढाका इसकी कैपिटल है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल हमीद है और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है शेख हसीना, जो कि इन्हीं की बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। Who has been honored with Wildlife Conservation Award 2023, that is डी आलिया मीर। सो आलिया मीर को कौन सा अवार्ड मिला है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जो इनको मिला है, ठीक है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सांपों को और सांप और जो एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू किया है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे सांप होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वो घायल होते हैं, ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके घायलों को ये अपने पास लेके आते थे और उनको ठीक करते थे। तो इस तरह के इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इसके लिए इनको क्या मिला है? आलिया मीर को क्या मिला है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 मिला है। और ये पहली वुमेन बनी है यूटी से, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से ये, और पहली वीमेन बनी है जम्मू कश्मीर से जिसको ये अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। आलिया मीर इज़ ऑल्सो फर्स्ट वीमेन इन द कश्मीर टू वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ SOS। तो वाइल्ड लाइफ SOS के साथ जो है ये काम करती है। अब वाइल्ड लाइफ SOS क्या है? ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, उनको बचाने का ये काम करते हैं, ठीक है। और ये इंडिया की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और ये साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडर है कार्तिक सत्यानारायण और गीता शेषामणि, और ये एस्टेब्लिश होता 1995 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। तो ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है और लार्जेस्ट, साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो ये अवार्ड है ये लेफ्टिनेंट जो मनोज सिन्हा है, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने ये दिया है आलिया मीर जी को। और ये कश्मीर की पहली वीमेन बनी है और जम्मू कश्मीर की पहली वीमेन बनी है जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। Which High Court used artificial intelligence based chat GPT during the hearing of a bail plea in a murder case, that is B पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में क्या था? एक मर्डर केस था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि किस तरह की सज़ा हमने देनी है, किस तरह की हमने बेल, जो पर्टिकुलर जो पर्सन था, जो एक्यूज पर्सन था, उसको हमने बेल देनी है या नहीं देनी है। तो काफ़ी असमंजस में थे जो वहाँ के जो जजेस थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैट GTP खोला, ठीक है, कंप्यूटर में चैट GPT। वहाँ पे इन्होंने देखा कि वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर इस तरह का किसी ने क्राइम किया है उसको बेल दी जानी चाहिए या नहीं। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जो चैट GPT है वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन लिख के आई कि इस तरह के लोगों को जो है वो बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो इसी वजह से क्या किया, जो वहाँ के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर्सन को बेल नहीं दी। तो ये सारा का सारा काम इन्होंने चैट GPT के थ्रू किया। तो चैट GPT है क्या? तो चैट जो GPT है ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। और ये एक प्रोसेसिंग टूल है पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दैट अलाउ। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे चैट बोट्स आते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डालो, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसको सर्च करके आपके पास यहाँ पे ला देगा कि इसका आंसर ये है। तो इस तरह की ये चीज़ें जो है वो करता है, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के डाटाबेस को चेक करके ये सारे के सारे जो आंसर आपको बता देता है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे बताएगा ना, ये ऐसे बताएगा जिस तरह से कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ही ये टाइप कर रहा है, ठीक है। और ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट GPT का यूज़ किया था ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ बेल प्ली ऑफ अ मर्डर केस, ठीक है। From 1st April 2023 on UPI transaction over 2000 INR there will be a charge fee of that is C 1.1%। तो अभी क्या किया है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक सर्कुलर स्टार्ट किया है। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई बंदा UPI के थ्रू पेमेंट करता है,
ठीक है, 2000 से ज़्यादा रुपए जो है वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता है तो उसको 1.1% का क्या देना पड़ेगा, उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद एनपीसीआई ने क्या बोला, एक और बात आपने ध्यान रखनी है, ये जो एनपीसीआई की स्टेटमेंट है ये हम लोगों पे लागू नहीं होती है। ये तभी, ये जो 1.1% है ये तभी चार्ज किया जाएगा जब हम पीपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। पीपीआई मतलब कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, जिस तरह से ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, पेटीएम वॉलेट, अमेजन पे वॉलेट। सपोज़ पेटीएम वॉलेट से हमने अमेजन पे वॉलेट पे 2000 से ज़्यादा पैसे रुपीज़ जो है हमने इसमें डालने हैं, तो इसमें 1.1% का क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। अगर हम ऐसे करते हैं ना कि हमने गूगल पे के थ्रू हमने किसी पर्सन को, दुकानदार को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं, उसमें ये पैसा नहीं लगेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वाली बात, ठीक है। अब रिवीजन टाइम है। अल्ट्रासैट इज़ द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री, ये है इजराइल का और इसमें हेल्प कर रहा है इसको नासा। विच फिल्म विंस बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, दैट इज़ आरआरआर। इंडियाज़ फर्स्ट ब्रदर टू बिकम ग्रैंड मास्टर्स आर विग्नेश एंड विशाख। Who won International Mother Language Award in Dhaka, that is Mahendra Mishra. Who won Argentina Open title 2023, that is Carlos Alcaraz. Churchgate railway station in Mumbai is renamed as Chintaman Rao Deshmukh Station. Who has been selected as the external auditor of ILO in Geneva, that is Girish Chandra Murmu, जो कि हमारे कैग भी हैं इंडिया के। Who launched the Zhongjing 26 सैटेलाइट, आपको पता है चाइना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप्ड ए न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट, उसका नाम क्या है, HD3385। वेदांता फॉक्सकॉन सेलेक्ट्स क्या, डोलेरा स्पेशल रीजन एज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन इंडिया। Who has been appointed as the new Drug Controller General of India, that is Rajiv Raghuvanshi. The first city in the US to ban caste discrimination is Seattle. Amruta Nagrota scheme is implemented in which state, that is Karnataka. Nitin Gadkari laid the foundation stone of the world's largest and unique Divyang Park, Anubhuti Inclusive Park in Nagpur, Maharashtra. North India's first nuclear power plant to come up in Haryana. What is the name of the Saudi Arabia's indoor super city mega project in Riyadh, that is Mukaab. Who has been appointed as CEO of Niti Aayog, that is BVR Subramaniam, very very important. In the 76 BAFTA awards, which film won the best film award, that is All Quiet in the Western Front, is a very very important question again. So that's all for today, thank you.